मुबारक शाह खिलजी के पास गए और बोले कि साहब हमें आपको मारना है। मुबारक शाह खिलजी ने बोला पागल है क्या तू, मैं दिल्ली का आने वाला राजा हूँ, मिट्टी पलीत कर दी। तो अकाल के समय टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय लिया इन्होंने। काफ़ी बार पूछा जाता रहा था हिस्ट्री में लास्ट अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी पे मैंने उनके अभियान करवा दिए थे। तो बहुत कम स्टूडेंट को ये पता होता है और बहुत कम टीचर्स को भी हालांकि ये पता होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रिय शासक बोलो, प्रिय मित्र बोलो, जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक के काफूर ने भी दिल्ली पर राज किया था, किसे ही नहीं पता। मलिक काफूर ने भी दिल्ली पर राज किया था, वो भी 35 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 35 दिन के लिए मलिक काफूर ने भी दिल्ली पर राज किया था। ये बहुत इतिहासकार बोलते हैं कितने दिन के लिए? 35 दिन के लिए। ठीक है सर, 35 दिन के लिए कैसे किया वो बताता हूँ आपको। होता ऐसा है कि अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ का अभियान जीतते हैं तो अपने बेटे खिज़र खां को चित्तौड़ सौंपकर खुद कहाँ चले आते हैं? दिल्ली। खुद कहाँ चले आते हैं? दिल्ली। दिल्ली आने के बाद मलिक काफूर उनके साथ होता है और धीरे धीरे बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की मानसिक हालत ख़राब होती जाती है। वो इस तरह मानसिक अपने हालत खो चुके होते हैं कि वो खुद को ही काटने लगते हैं, खुद को ही मारने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब देखकर मलिक काफूर सोचता है कि मैंने इतने दिन तक अलाउद्दीन खिलजी की सेवा की, अब अलाउद्दीन खिलजी जाने वाला है तो ये उत्तराधिकारी किसको बनाएगा? खिज़र खां को बनाएगा। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित भी कर दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरी सत्ता कौन देखेगा? खिज़र खां देखेगा। तभी मलिक काफूर ने दिमाग लगाया और मलिक काफूर ने धीरे धीरे कानों में बात डालते गया अलाउद्दीन खिलजी के कि सर आपका जो बेटा है ना खिज़र खां, ये अयोग्य है। आपने जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, पर आपका बेटा अयोग्य है, खिलजी वंश की नींव ये बिठा देगा। अब अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त थोड़ा सा मेंटली डिसऑर्डर हो रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी को भी लगा यार कहीं ये मेरी सत्ता की इस्तेसी ना कर दे। तो अलाउद्दीन खिलजी बार बार ये सोचने लगा। तभी मलिक काफूर ने बोला कि सर आपके 3 पोते हैं। आपके क्या है? 3 पोते हैं। खिज़र खां के 3 बेटे थे। शहाबुद्दीन उमर सबसे छोटा बेटा था ये, शहाबुद्दीन उमर, सादिक खां और मुबारक शाह खिलजी। जिसे मुबारक खां के नाम पे भी इतिहास में जाना जाता है। ठीक है, खिज़र खां की पत्नी का क्या नाम था? देवल रानी। देवल रानी कहाँ की रानी थी? ये गुजरात की रानी थी। कहाँ की रानी थी? गुजरात की रानी थी। ठीक है, तो मलिक काफूर बोलता है कि सर आपके 3 पोते हैं और मुझे पर्सनली ये लगता है कि शहाबुद्दीन उमर उस वक्त मात्र 6-7 महीने का था। ये बोले कि सर मेरा अटल विश्वास है कि शहाबुद्दीन उमर आपका योग्य राजा हो सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा रखा होता है बेचारा मलिक काफूर। ये वैसे ही है ठीक जैसे आपके साथ दोस्त करते हैं। आपका एक दोस्त ऐसा होगा जो 15-20 साल से आपके साथ रह रहा होगा, अगर वो ऐसे बोले तो आपको भी लगता है कि हाँ ये बंदा मेरे लिए सही बोल रहा होगा। अलाउद्दीन खिलजी को भी ये लगा कि ये मेरे लिए सही बोल रहा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि हाँ मलिक काफूर तो सही बोल रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं शहाबुद्दीन उमर को ही राजा बनाऊँगा। इसी बीच मलिक काफूर ने एक और चाल चली। मलिक काफूर को पता था कि चलो अब राजा तो मान गया, पर ये दोनों तो विद्रोह करेंगे कि हम बड़े हमें बनाओ। तो इसने क्या किया? मलिक काफूर ने एक सेना भेजी सादिक खां को मरवाने के लिए, और मुबारक शाह खिलजी उस वक्त कहाँ था? सिरी के किले में था। सिरी का किला यहाँ पर था। और एक सेना मुबारक शाह खिलजी के पास भेजी। सेनापति गए, सेना लेके गए, मुबारक शाह खिलजी के पास गए और बोले कि साहब हमें आपको मारना है। मुबारक शाह खिलजी ने बोला पागल है क्या तू, मैं दिल्ली का आने वाला राजा हूँ। कि नहीं साहब हमें तो अब मारना पड़ेगा आपको। मुबारक शाह खिलजी ने बोला कि डटो, तुम बताओ बात क्या है। तो फिर वो बताता कि मलिक काफूर के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक आदेश निकाला है कि मारो। तो मुबारक शाह खिलजी को सारी बात समझ में आ गई।
मुबारक शाह खिलजी ने बोला कि ये ले, मेरे पास एक हीरे का हार है, ये तेरे नाम करता हूँ, आने वाले दिनों में तेरे नाम एक रियासत भी करूँगा, तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तो एक काम कर दे, दिल्ली के जितने व्यापारी हैं सारे मेरे पास ले आ। दिल्ली के व्यापारियों को मुबारक शाह खिलजी ने क्यों बुलाया? इसके पीछे एक कारण है। मुबारक शाह खिलजी ने दिल्ली के व्यापारियों को इसलिए बुलाया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दो इंसानों का जीना हराम कर दिया था। पहला व्यापारी, अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों का जीना हराम इसलिए कर दिया था क्योंकि एक चीज़ चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के काल में अगर कोई भी दुकानदार गलत नाप तोल करता है और जितनी नाप तोल उसने गलत किया है उसका उतना हिस्सा मांस का काटना पड़ता था, तो व्यापारी तंग आ रखे थे। दूसरा, इसने जमींदारों को बुलाया। जमींदारों पर क्या था? अलाउद्दीन खिलजी हाफ टैक्स लेता था, जितनी ज़मीन उसका आधा टैक्स लेता था। और अलाउद्दीन के काल में तो ऐसा भयंकर अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अर्थव्यवस्था बिगड़ना मतलब वो नहीं कि पैसा नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी के काल में पैसा था, अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया था, पर अर्थव्यवस्था बिगड़ने का मतलब है कि लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खूंखारी टाइप का बंदा था, किसानों से हाफ टैक्स लेता था। उसके बाद जो जागीर होती थी, जागीरों पे भी वो नाप तोल करके टैक्स लेता था। ऐसा नहीं कि कोई भी जमींदार गया और उसने बोला कि सर मेरे हिस्से में तो ये 50 बीघा ज़मीन आती है, ये लो, वो पूरा नाप तोल करता था। तो दो लोग परेशान थे, व्यापार और जमींदार। मुबारक शाह खिलजी ने इन्हें बुलाया। मुबारक शाह खिलजी ने व्यापारियों को बोला कि मेरा बाप तुमसे हाफ टैक्स लेता था, मैं तुमसे 1/3 टैक्स लूँगा। ये बोला बहुत अच्छी बात है। ये किसके लिए बोला? कृषि के लिए। व्यापारियों के लिए रास्ते खोल दिए, व्यापार के लिए, व्यापारियों के लिए रास्ता खुला बाजार का। पर बदले में उसने बोला कि मुझे दिल्ली चाहिए। दिल्ली अब किसके हाथ में है? मलिक काफूर के हाथ में है। मुझे अब दिल्ली चाहिए, तुम मुझे दिल्ली दिला दो, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा। तब क्या करते हैं, बहुत सारी सेना, वो और व्यापारी सब मिलकर दिल्ली में आक्रोश करते हैं और मलिक काफूर की हत्या हो जाती है। मलिक काफूर की हत्या कराने के बाद में एक नया राजा दिल्ली की गद्दी पर बैठता है जो 4 साल तक शासन करता है। और इस शासनकाल में बहुत सारी चीज़ें दिल्ली की गद्दी पर बिगड़ी भी, बनी भी, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब दिल्ली पर राजा कौन बनेगा? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इसका कार्यकाल है 1316 से लेकर 1320 तक। ये राजा बनते ही इतना बेकार निकला, इसने राजा बनते ही खुद की माँ के साथ शादी कर ली। खिज़र खां की पत्नी का नाम क्या था? देवल रानी। और इसने किससे शादी की? देवल रानी से शादी की। ये राजा बना था 18 वर्ष की उम्र में। राजा बनते ही देवल रानी से विवाह किया। पहला काम इसने ये किया, क्या काम किया? इसने देवल रानी से विवाह किया। दूसरा काम, इसने अपने वादे के मुताबिक सारे रास्ते खोले व्यापार के लिए, जमींदारों के लिए टैक्स को 1/3 किया। ये बहुत सारी चीज़ें इसने की। 1318 में एक अभियान भी किया था इसने, देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान, देवगिरी पहले अलाउद्दीन खिलजी के काल में क्या थी? दिल्ली के अधीन थी। हमें बात करते हैं कि मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का अभियान कैसे शुरू किया। तो देवगिरी का उस वक्त राजा था हरपाल देव। हरपाल देव ने क्या किया, जब भी उसे पता लगा कि अब क्या अलाउद्दीन खिलजी जा चुका है, मलिक काफूर आ चुका है, मुबारक शाह खिलजी मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, तो उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया यानी कि अब टैक्स वो दिल्ली वालों को तो नहीं देगा, वो खुद के पास रखेगा। तो इसी बात के लिए जब इस बात का पता मुबारक शाह खिलजी को चला, तब उन्होंने देवगिरी पर अटैक किया और इस अभियान को जीता और वापस दिल्ली के अधीन कर लिया देवगिरी को। इन सभी अभियानों के बाद में मुबारक शाह खिलजी ने खुद को खलीफा की उपाधि भी दी। क्या दी? खलीफा की उपाधि। खलीफा की उपाधि दी। बहुत सारे इतिहासकार
लगभग मुबारक शाह खिलजी के काल को वेश्याओं का काल बोलते हैं। किसका बोलते हैं? वेश्याओं का काल बोलते हैं। ये 4 साल दिल्ली पर सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं वेश्याओं का राज चला था, यानी कि इतना बेकार मंजर हो गया था दिल्ली का कि आप मत ही पूछो। और सबसे अयोग्य राजा साबित हुआ, क्योंकि ये बंदा इतना बेवकूफ़ हो गया था। ये कभी तो दरबार में नंगा जाता था, कभी कुछ करते हुए कभी बोलता था कि आज ऐसा हो आज वैसा हो, यानी कि बहुत ज़्यादा इसने वेश्याओं की एक हद पार कर दी थी। इसका एक प्रेमी था मुबारक हसन, जो आके जाके खुसरो खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुबारक हसन के साथ ये रहता था। मुबारक हसन एक ट्रांसजेंडर था जो कन्वर्टेड मुस्लिम था, तो मुबारक हसन के साथ ये रहता था। अब मुबारक हसन, अब प्यार थोड़े दिन ही चलता है। आपको ये पता है कि जब अपने बोलते भी हैं कि जब घर की जिम्मेवारी आए तब प्यार खिड़की पार हो जाता है। यही इसके साथ हुआ। मुबारक हसन या मुबारक शाह को थोड़े दिन तो सही लगा, लेकिन उसके बाद में इसके भी ये बातें पल्ले नहीं पड़ी और इसने भी मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर दी। मुबारक हसन ने क्या कर दी? अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठा। ये गद्दी पर 4.5 महीने के लिए बैठा। कितने महीने के लिए? 4.5 महीने के लिए। अगर क्वेश्चन आए कि खुसर खां कितने दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो 4.5 महीने के लिए। ठीक है, किसको मारकर बैठा? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी और मुबारक हसन, जो खुसर खां के नाम से आगे प्रसिद्ध हुआ था, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? तो प्यार करता था। अब मुबारक हसन जैसे ही राजा बना, इसने क्या किया? इसने एक पैगाम निकाला कि जहाँ भी दिल्ली में खिलजी दिखे, खिलजी का नामो निशान मिटा दो। खिलजी के आस पड़ास, यानी कि खिलजी का अगर किसी का सरनेम है ना, उसको मार दो। तो दिल्ली में भयंकर मौतें हुई और दिल्ली के लोग इसके खिलाफ हो गए। एक काम ये हो गया। दूसरा काम ये हुआ कि पंजाब की उस वक्त एक रियासत थी दिलापुर। दिलापुर में एक पंजाब का गवर्नर था और ये थोड़ा मुस्लिम प्रवृत्ति का था। इसने बोला कि दिल्ली पर हिंदू तो नहीं बिठा सकते। इसने विद्रोह कर दिया और उधर दिल्ली की जनता में विद्रोह आ रखा था, क्योंकि उसने खिलजियों को मारने का ऐलान किया। तो ये आपस में मिलकर मुबारक हसन का क्या कर देते हैं? कत्ल कर देते हैं। और अब दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना होती है, जिसे बोलते हैं तुगलक वंश। जिसे क्या बोलते हैं? तुगलक वंश, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापित किया था। और वो अपने अब देखते हैं। ये थी कि कैसे खिलजी का पतन हुआ, कैसे अब तुगलक वंश का आगमन हुआ। तो अब देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक इन्होंने राज किया। संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। और ये वही इंसान हैं जो पंजाब का गवर्नर था। ये शुरू से दिल्ली से जुड़े हुए थे। ये बलबन के काल के हैं। इन्होंने बहुत सारे, बलबन के वक्त भी ये साथ में खड़े रहे। ठीक है, इन्होंने और बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी। तो ये बहुत पुराने काल के हैं। गुलामों से इनका ताल्लुकात भी पड़ता है। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? जो पंजाब के गवर्नर थे, जिन्होंने विद्रोह किया। पंजाब का गवर्नर था जिसने विद्रोह किया। गयासुद्दीन तुगलक को बोला जाता है कि दिल्ली का सबसे अच्छा काल था। दिल्ली का सबसे अच्छा काल था क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पर इतनी अपनी आजमाइश नहीं छोड़ी थी और इन्होंने एक नए, अपने बोल सकते हैं कि इन्होंने एक नई नीति का उदय किया, जिसे रसमोनियम नीति बोलते हैं। रसमोनियम यानी कि मध्य नीति बोलते हैं। इन्होंने एक नारा दिया कि आप हिंदुओं को इतना तंग ना करो कि वो हमारे खिलाफ हो जाएं, और आप हिंदुओं को इतना कमज़ोर भी मत करो, यानी कि इतना
ढीला भी मत छोड़ो कि वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़े। तो ये एक मध्य नीति था। और इन्होंने बोला जाता है कि कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा काम किया था, कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा काम किया था और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर धन संचय आज से इनके शासनकाल से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था। पर अलाउद्दीन खिलजी ने जो धन इकट्ठा किया था वो उनका प्रोसेस अलग था, इनका प्रोसेस अलग था। जैसे सपोज दैट अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी जीता, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, देवगिरी को लूट कर आता था, यानी कि देवगिरी को लूट कर आया, देवगिरी से जितने पैसे थे वो दिल्ली के हिस्से आ गए। पर ये ऐसा नहीं करता था। ये क्या करता था, ये मान लो अगर देवगिरी को जीता है इसने, तो ये देवगिरी को दिल्ली के अंदर मिला लेता था, ये देवगिरी को अंदर मिला लेता था। अब देवगिरी से वो हर साल टैक्स लेता था, हर साल उनके इनकम से टैक्स लेता था, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता था, इसका होता था। तो इन दोनों का फ़र्क है। अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अंदर उनको इन्वॉल्व नहीं करता था, लेकिन ये दिल्ली के अंदर उनको इन्वॉल्व करता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया, सबसे ज़्यादा इन्होंने मध्य नीति अपनाई। और इन्होंने एक चीज़ बोली कि अगर अकाल पड़ा है तो अकाल के समय किसी भी किसान को टैक्स नहीं देना। पर अलाउद्दीन खिलजी क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का एक साफ और सटीक निर्णय था कि मेरे चाहे फसल हो या ना हो, मेरे चाहे बारिश हो या ना हो, मुझे मेरा टैक्स चाहिए, मुझे मेरा टैक्स चाहिए। और इसी निर्णय की वजह से बहुत लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के काल में खेती करना छोड़ दिया था, लेकिन इनके काल में वापसी की इन्होंने क्या की, वापसी की। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो बोला जाता है कि इन्होंने दिल्ली में इतना पैसा इकट्ठा किया था कि कुएं भर दिए थे पैसों के। लेकिन इनका बेटा, उन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से फेमस हुआ, इन्होंने क्या किया, उस बनी बनाई रियासत की मिट्टी पलीत कर दी। तो अकाल के समय टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय लिया इन्होंने। काफ़ी बार पूछा जाता है कि इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, काफ़ी बार पूछा जाता है। इनके द्वारा 2 नगर बसाए गए थे, इनके द्वारा 2 नगर बसाए गए थे, तुगलकाबाद और छप्पनकोट। ये 2 नगर बसाए थे किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद और छप्पनकोट। इनका राज्याभिषेक की बात करें तो खंबा महल में हुआ था, किसमें, खंबा महल में। इस खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था, इस खंबा महल का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ किया गया, खंबा महल। खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक रस्मोनियम नीति लेके आया, कृषि विभाग में सबसे ज़्यादा काम किया, नहरों का निर्माण करवाया, किसानों के लिए बोला कि अकाल के समय टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनके समय बहुत सारे मंगोलिया आक्रमण हुए, लगभग इनके वक्त 29 मंगोलिया आक्रमण हुए थे, 29 मंगोलिया आक्रमण हुए, जिनके खिलाफ इन्होंने जीत हासिल की। और उस वक्त जीत हासिल कर जब मंगोलों ने इन पर आक्रमण किए, तब इन्होंने 29 मंगोलिया आक्रमणों पर जीत हासिल कर एक उपाधि धारण की, गाजी, किसकी, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक गयासुद्दीन तुगलक। अब अपने आगे देखते हैं कि इनके द्वारा कौन से सैनिक अभियान किए गए। अब गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसका धर्म से कोई मतलब नहीं था, इसके लिए जैसा हिंदू वैसा मुस्लिम था। और इसे पता था कि अगर मुझे दिल्ली पर कंट्रोल करना है, अगर मुझे अपने, वो बोलते हैं ना कि मुझे अगर विश्व को जीतना है, अगर मैंने अपनी सरहदों को बढ़ाना है, तो मुझे पैसा चाहिए होगा। तो इन्होंने एक फरमान निकाला कि जितने भी पैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में दिए हैं, मंदिरों में दिए हैं, या कहीं और अन्य धार्मिक संस्थाओं पर दिए हैं, या किसी जागीरदार को दिए हैं, वो सारे पैसे हमें वापस दो। और ऐसा ही फरमान उस वक्त दिल्ली पर एक महान संत रहते थे
निज़ामुद्दीन औलिया। तो इन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया को भी एक पत्र लिखा कि साहब अलाउद्दीन खिलजी ने आपको 4 लाख रुपए दिए थे और वो पैसे आप हमें वापस कर दो। तब निज़ामुद्दीन औलिया ने वापसी करते हुए एक पत्र लिखा कि वो सारे पैसे तो मैंने जनता में बांट दिए, यानी कि मैंने वो सारे पैसे जनता के हित में लगा दिए। तब सबने सोचा कि चलो कोई ना, लगा दिए तो लगा दिए। तो अब बात करते हैं सैनिक अभियान की। जब उन्होंने बोला था ना कि मैंने सारे पैसे लगा दिए, तब है ना गायसुद्दीन तुगलक और निज़ामुद्दीन औलिया की बिगड़ गई थी। निज़ामुद्दीन औलिया को गायसुद्दीन तुगलक ने बोला था, अगर मुझे पता लग गया कि वो पैसे आपके पास पड़े हैं, मैं नहीं देखूंगा कि आप संत हो कि फ़कीर हो, मैं आपको मार दूंगा। निज़ामुद्दीन औलिया अच्छे खासे विख्यात थे, उनके पास हज़ारों की भीड़ बैठती थी। ठीक है, अब बात करते हैं गायसुद्दीन तुगलक। इनका पहला अभियान चला था तेलंगाना अभियान। तेलंगाना अभियान, तेलंगाना अभियान किन किन के बीच हुआ था? तेलंगाना अभियान गायसुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद तुगलक और तेलंगाना का राजा था राजा रुद्र बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? तेलंगाना का एक राजा था, राजा रुद्र। ठीक है, राजा रुद्र और इनके बीच में युद्ध हुआ। तब यहाँ से गायसुद्दीन की जो टीम गई थी उसमें 3 गवर्नर थे और एक हमारे गायसुद्दीन तुगलक का बेटा था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ना गद्दी का बहुत भूखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने छोटी सी उम्र में सोच लिया था कि अगर मुझे छोटी सी उम्र में राजा बनना है तो मुझे अपने बाप को मारना पड़ेगा, और ये नीति उसके दिमाग में बहुत पहले आ गई थी। इसी नीति को चलते हुए ये क्या करता है, इन तीनों गवर्नर को बोलता है कि आप तेलंगाना अभियान छोड़ो, आपने एक बात फाइनल करते हैं कि आप मेरे बाप को मार दो, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। अब जब ये बात गवर्नर को पता लगे, गवर्नर ने इसे भगा दिया वहाँ से। ये भागकर आ गया गायसुद्दीन तुगलक के पास। गायसुद्दीन तुगलक के पास आकर बोला कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, वो गवर्नर सही नहीं है। तो जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, आप वापस जाओ। ठीक है, तेलंगाना अभियान में ये हुआ। तेलंगाना अभियान जीता भी था इन 3 गवर्नर्स ने, और यहाँ पर गायसुद्दीन तुगलक ने अपना क्या किया, फीता सेट किया। ये युद्ध हुआ था 1321 से 1323 के बीच में, और इन्होंने राज किया था 1320 से लेकर 1325 तक गायसुद्दीन तुगलक ने। 1324 में मंगोल अभियान होता है, मंगोलिया आक्रमण होते हैं, और 1324 में ही बंगाल का अभियान होता है। बंगाल के अभियान में ऐसा होता है कि बंगाल में 3 ब्रदर्स होते हैं, 3 ब्रदर्स में आपस में झगड़ा होता है, और शहाबुद्दीन नाम का एक राजा होता है जो गायसुद्दीन तुगलक से मदद मांगता है, और गायसुद्दीन वहाँ पर जाता है और वो युद्ध जीत कर आता है। पर जैसे ही गायसुद्दीन तुगलक युद्ध जीतता है, उस वक्त मोहम्मद बिन तुगलक अपनी चाल चल चुका होता है। मोहम्मद बिन तुगलक निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे खास हो जाता है। अब निज़ामुद्दीन औलिया के पास बहुत सारे लोग पहले भी आते थे और उस वक्त भी थे। तो धीरे धीरे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बताना शुरू किया कि ऐसा है, मुझे दिल्ली का राजा बनाओ, मैं तुम्हें ऐसे दूंगा, मैं तुम्हें वैसे दूंगा। और जब इस बात का पता गायसुद्दीन तुगलक को लगा, तब गायसुद्दीन तुगलक ने बोला, निज़ामुद्दीन औलिया को एक पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम दिल्ली छोड़ देना। अब निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे जनता थी, तो निज़ामुद्दीन औलिया को डर नहीं था। निज़ामुद्दीन औलिया ने भी वापस पत्र लिखा कि गायसुद्दीन अबे दिल्ली बहुत दूर है, तुम पहले दिल्ली आओ तो सही। तब ये दोनों आपसी मतभेद हुए थे। उसके बाद में बोलते हैं कि गायसुद्दीन तुगलक बंगाल से चला, बंगाल के और दिल्ली के पास एक, मैंने बताया था ना, बंगाल से चल के दिल्ली के पास तुगलकाबाद में एक लकड़ी का महल बनाया हुआ था, और यहाँ पर ये रुका। अब मोहम्मद बिन तुगलक की राजनीति थी
कि यहाँ पर हम क्या कराएंगे, हाथियों का मनोरंजन कराएंगे और हम हाथियों को लास्ट में क्या करेंगे, हम हाथियों को बिगाड़ देंगे, यानी कि उनके मनोरंजन करते वक्त थोड़ा उनके साथ पंगे ले लेंगे, तो जिससे हाथी अनकंट्रोल हो जाएंगे और गैसुद्दीन तुगलक पर चढ़ जाएंगे, चढ़ाई कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ कि रणनीति ये थी, पर ये रणनीति काम नहीं आई। मनोरंजन होके सब चीज़ें हो गई, गैसुद्दीन तुगलक महल में था और बोलते हैं कि लकड़ी का महल गिर गया था, लकड़ी का महल गिर गया था, जिस वजह से अब इसमें अलग अलग इतिहासकार बोलते हैं। पहला इतिहासकार जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी, जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी, फ़िरोज़ शाही बर्नी महान इतिहासकार में तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। बर्नी ने तो ये बोला है कि ये जो मिट्टी का महल ढहा था ना, इसके पीछे सिंगल रीज़न है मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने हाथियों को छेड़ दिया था, जिससे हाथी बेकाबू हो गए थे और इन्होंने क्या किया, गैसुद्दीन पर अटैक कर दिया, जिससे गैसुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। ठीक है, और ये भी बात सही है, क्योंकि जो इस लकड़ी के महल का निर्माण कराते हैं, उनको आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाता है, अपना वो बनाता है, क्या बोलते हैं उसे, वज़ीर बनाता है। जो इस महल का निर्माण करता है उसे मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही राजा बनता है खुद का क्या बना देता है, वज़ीर बना देता है। और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लकड़ी के महल का निर्माण किसने करवाया, तो अहमद अयाज़ ने, अहमद अयाज़। और अहमद अयाज़ ही आगे जाके क्या बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक का गवर्नर बनता है। या मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद तुगलक बोलते हैं, मैं तो मोहम्मद बिन तुगलक बोले जा रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद तुगलक आगे जाके इसको गवर्नर बनाता है। तो इस तरह गैसुद्दीन तुगलक का अंत होता है और दिल्ली की गद्दी पर एक नया राजा बैठता है, जिसे मोहम्मद तुगलक के नाम से जाना जाता है। और अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था जुना खां। क्या नाम था, जुना खां। ठीक है, तो उस बारे में अपने आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब अपने गैसुद्दीन तुगलक ख़त्म हो गया, अब मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे। ठीक है, 2 बुक्स हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो किसने लिखी, बर्नी ने लिखी थी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी, बर्नी ने लिखी थी। और एक और बुक है जो महान राइटर की लिखी हुई है, तुगलकनामा, जिसे अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो 2 बुक्स पूछी जाती है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखी, तो बर्नी ने। बर्नी एक महान इतिहासकार थे। उसके बाद में पूछा जाए कि तुगलकनामा किसने लिखी, तो अमीर खुसरो ने। ठीक है, ये था हमारे लिए आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर।